Hello everyone, welcome back to my channel. Today I will discuss about effect of resonance. इससे पहले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि रेजोनेंस क्या होता है, क्यों रिक्वायरमेंट है रेजोनेंस की, क्या कंडीशंस होती हैं रेजोनेंस के लिए। आज हम देखेंगे कि रेजोनेंस का क्या इफेक्ट आता है मॉलिक्यूल्स की स्टेबिलिटी पर, कैसे हम उनकी स्टेबिलिटी मेजर कर सकते हैं डिफरेंट पैरामीटर से। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स। जो मॉलिक्यूल्स रेजोनेंस शो कर रहे हैं उनकी स्टेबिलिटी को हम कैसे मेजर करते हैं या कैसे हम देख सकते हैं कि वो स्टेबल है, किन पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग वो स्टेबल होगा। तो सबसे पहले देखो, जब रेजोनेंस होता है किसी भी मॉलिक्यूल में तो जो हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनकी एनर्जी डिक्रीज हो जाती है। एनर्जी डिक्रीज होती है हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स ही। हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स एनर्जी डिक्रीज होने की वजह से स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। एनर्जी डिक्रीज क्यों करती है? क्योंकि हमने पढ़ा था रेजोनेंस में क्या होता है, डीलोकलाइजेशन ऑफ लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन्स लाइक पाई इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, जो आपके पास पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, दिस इज पाई इलेक्ट्रॉन्स, ये ओवरऑल द मॉलिक्यूल डीलोकलाइज रहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स को मूव करने के लिए स्पेस मिल जाता है। और इसे डीलोकलाइजेशन की वजह से जो हाइब्रिड मॉलिक्यूल्स बनते हैं उनकी एनर्जी लो हो जाती है। और एनर्जी लो होने से क्या होता है, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हमेशा इंक्रीज हो जाती है। तो अगर आप रेजोनेंस की फॉर्म में बोलना चाहें तो आप क्या बोलोगे कि जितने ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे उतनी ज़्यादा आपके मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी। या स्टेबिलिटी ऑफ हाइब्रिड को आप कैसे डिफाइन करेंगे कि जितने ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर उतने ज़्यादा स्टेबिलिटी, राइट। हमने एक और चीज़ देखी थी वहाँ पे कि हमारे पास चार्ज मॉलिक्यूल बनता है और अनचार्ज। जैसे कि अगर हम 1,3-ब्यूटाडाइन की बात करें, 1,3-ब्यूटाडाइन की बात करें तो हमारे पास क्या होगा, देखो ये मॉलिक्यूल हम क्या करेंगे, पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाते हैं। और पाई इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाने का मतलब क्या हुआ कि एक नेगेटिव चार्ज आ जाता है एक कार्बन पे, पॉजिटिव आ जाता है। तो क्या कहता है, इनको बोलेंगे चार्ज्ड, और ये कैसा अनचार्ज्ड। 1,3-ब्यूटाडाइन कैसा अनचार्ज्ड और ये चार्ज्ड। तो क्या कहता है कि चार्ज्ड मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी हमेशा लो होती है एज कम्पेयर टू अनचार्ज्ड। हमने इसकी कंडीशंस में भी देखा था कि जब हमारे पास चार्ज और अनचार्ज मिल रहे हैं तो चार्ज मॉलिक्यूल का कंट्रीब्यूशन हमेशा लो होता है एज कम्पेयर टू अनचार्ज मॉलिक्यूल। सो स्टेबिलिटी के लिए हमारे पास क्या होगा कि एनर्जी लो होगी तो आपका मॉलिक्यूल हमेशा स्टेबल होता है। सेकंड बात करें कि रेजोनेंस एनर्जी की, रेजोनेंस एनर्जी का क्या इफेक्ट आ रहा है स्टेबिलिटी पे। देखो रेजोनेंस एनर्जी क्या होती है, रेजोनेंस एनर्जी को आप अलग अलग पैरामीटर्स में मेजर कर सकते हो। रेजोनेंस एनर्जी वैसे अगर आप बोलना चाहो तो क्या बोलोगे इसे, कि रेजोनेंस एनर्जी होती है कि एनर्जी कंटेंट होता है हाइब्रिड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का, और जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर बन रहा है उनके बीच कितना डिफरेंस आ रहा है एनर्जी में। तो जो डिफरेंस होता है उसे हम बोलते हैं उसकी रेजोनेंस एनर्जी। अब देखो आपके पास दो मॉलिक्यूल हैं, आप क्या करोगे, उनकी रिलेटिव स्टेबिलिटीज़ को रेजोनेंस एनर्जी की फॉर्म में कंपेयर कर सकते हो कि विच वन इज मोर स्टेबल। कि आप रेजोनेंस एनर्जी के लिए हम क्या करते हैं, हमारे पास होती है हीट ऑफ कंबस्चन। हीट ऑफ कंबस्चन, हम कंबस्चन की फॉर्म में, हीट ऑफ कंबस्चन की फॉर्म में इसको मेजर कर सकते हैं, या फिर हीट ऑफ डिफरेंस ऑफ हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन में कर सकते हैं। देखो कि डिफरेंस इन हीट ऑफ कंबस्चन ऑफ कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर एंड हाइब्रिड एंड डिफरेंस इन हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यूज, हम इनमें रेजोनेंस एनर्जी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिर से हम एग्जांपल लेते हैं, मोस्ट कॉमन एग्जांपल बेंजीन रिंग। हीट ऑफ कंबस्चन देख लेते हैं पहले। बेंजीन रिंग में हमारे पास किस तरह के बॉन्ड है, क्या क्या है, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है, ये यहाँ पे क्या होती है हाइड्रोजन्स, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है। कितने होंगे ये हमारे पास, नंबर ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड हो गए हमारे पास 6। और क्या कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और क्या होता है हमारे पास कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है। 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होते हैं। तो इनकी जो हीट ऑफ कंबस्चन वैल्यू है, जो एक के लिए होगी, हमारे पास 6 कार्बन हाइड्रोजन है, हमारे पास 3 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, और हमारे पास 3 कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है। जो कार्बन हाइड्रोजन की जो कंबस्चन वैल्यू होती है दैट इज 2 to 5 समथिंग होती है, 2 to 5.5 समथिंग है। तो आप क्या करोगे, इसे मल्टीप्लाई विथ 6, क्योंकि हमें 6 कार्बन हाइड्रोजन के लिए वैल्यू चाहिए,
और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड की जो वैल्यू होती है दैट इज 491, लेकिन हमें कितने के लिए चाहिए, 3 के लिए। और कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की 206, और ये भी हमें किसके लिए चाहिए, 3 के लिए। जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो ये कुछ वैल्यू आती है आपके पास 3446 किलो जूल पर मोल, ये एनर्जी आती है। तो ये हमने कैलकुलेट की है, कैलकुलेटेड वैल्यू है। और जो इसकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू होती है वो होती है आपके पास, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू को हम क्या लिखेंगे, 3300। तो जो ये कैलकुलेटेड, जो हमने कैलकुलेट की, कितने हमारे पास बॉन्ड थे, कितनी वैल्यू होती है, हमारे पास जो इसका डिफरेंस आ रहा है कैलकुलेटेड और एक्सपेक्टेड का, उसको हम क्या बोलेंगे, इसकी रेजोनेंस एनर्जी। ठीक है, ये 146 किलो जूल समथिंग आता है, जूल पर मोल। ओके, अब ऐसे ही कुछ वैल्यूज, जैसे आप किसी की भी देखना चाहो, 13 पेंटाडाइन, 13 ब्यूटाडाइन, 13 साइक्लोहेक्साडाइन, तो इन सब की वैल्यूज कंबस्शन वैल्यूज हैं, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड होती हैं, ये हमें लर्न ही करनी होती है। तो जिसकी वैल्यू लो हो, जिसकी वैल्यू ज़्यादा आएगी वो ज़्यादा स्टेबल होगा, जिसकी लो होगी लेस स्टेबल होगा। तो रेजोनेंस एनर्जी हीट ऑफ कंबस्शन की क्या होती है, जो डिफरेंस आता है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। एनर्जी ज़्यादा आ रही है, रेजोनेंस एनर्जी, तो आपका कंपाउंड मॉलिक्यूल कैसा होगा, स्टेबल होगा। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि जो आपकी स्टेबिलिटी है यहाँ पे क्या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजोनेंस एनर्जी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजोनेंस एनर्जी। नेक्स्ट है आपके पास हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यू। हाइड्रोजनेशन को समझे पहले, हाइड्रोजनेशन का मतलब क्या होता है। हाइड्रोजनेशन होता है, देखो नाम से समझो पहले, हाइड्रोजनेशन मतलब, जनरेशन मतलब जनरेट करना किसी भी चीज में। ठीक है, कोई चीज जब हम जनरेट कर रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को आप क्या बोलोगे कि जब आप डबल या ट्रिपल बॉन्ड पे H2 हाइड्रोजन का एडिशन कराते हो। ठीक है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। ठीक है, जब आप डबल अनसैचुरेटेड कंपाउंड पे किसी पे भी हाइड्रोजन का एडिशन कराते हो कैटलिस्ट के प्रेजेंस में, तो हम उस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। कैसा बन जाता है आपके पास, सैचुरेटेड कंपाउंड बन जाता है। तो आप यहाँ पे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या हुआ कि आप इसको बोल सकते हो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को कि इस मेजर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ अल्कीन्स और डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। ठीक है, अब देखो ये क्या कहता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है आपके पास। ठीक है, हाइड्रोजनेशन वैल्यू जो आएगी, इसको जब हम इसमें हाइड्रोजन को ऐड करेंगे तो जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगा वो हमेशा क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी के होता है, कि जितनी एनर्जी ये रिलीज करेगा। ठीक है, तो वो क्या होगा, जितनी एनर्जी लो होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन लो होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, तो वो क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी। ज़्यादा होगी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी, कम होगी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, अब देखो आपके पास कोई भी अल्कीन है, ये आपके पास अल्कीन है, जब हम इसमें अल्काइल सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं तो ये ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ये अल्कीन है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ भी हाइड्रोजन है, इधर 2 CH3 है। लेकिन अगर मैं एक हाइड्रोजन की जगह पे कोई भी अल्काइल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करा दूं, अब इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि इसकी जो हाइड्रोजनेशन वैल्यू है वो डिक्रीज हो जाती है। ठीक है, एक और सब्स्टिट्यूशन कर दूं, दूसरी हाइड्रोजन को भी रिप्लेस कर दूं, तो अगर मैं इनको कंपेयर करूं, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी, 1 2 3 में से 3 की ज्यादा स्टेबिलिटी होगी एज कम्पेयर टू 2 और 3। आप इसको हाइपर कंजुगेशन से भी डिफाइन कर सकते हैं इनकी स्टेबिलिटी को। हाइपर कंजुगेशन क्या कहता है कि जो sp2 हाइब्रिड कार्बन है, दिस वन, उसके साथ जो कार्बन लगा होता है उनको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन, और जितने उसके पास हाइड्रोजन होंगे दैट इज कॉल्ड अल्फा हाइड्रोजन। हाइपर कंजुगेशन पे हम अपना नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे, तो उसमें आप डीपली पढ़ सकते हो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है। हाइपर कंजुगेशन वैल्यू जितनी ज़्यादा होगी, जितने ज़्यादा हाइड्रोजन,
ये कितने दिखा रहा है, 6 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास, 6 अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास कितने होंगे, ऐसे ही देखो ये भी CH3 है, ये भी CH2 है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 यहाँ पे हैं, 2 यहाँ पे हैं, तो टोटल कितने हो गए, 6 यहाँ से हो गए। ये मैंने 6 क्यों बोला, क्योंकि मैं सिर्फ इनको कंपेयर कर रही हूँ, ये तो कॉमन है सबके पास, इसके पास भी है, इसके पास भी है, तो मैं सिर्फ कॉमन के लिए इसलिए मैंने इसको 6 बोला। अदरवाइज जब आप टोटल काउंट कर रहे हो तो 3 यहाँ पे, 3 यहाँ पे, और यहाँ पे कितने, 2 2 4, ठीक है, 10 हो रहे हैं इसके पास। तो कह रहा है जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन बढ़ते हैं उतनी ज़्यादा ही उस मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है इन केस ऑफ एल्कीन। ठीक, तो अगर आप हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन को फिर से बेंजीन की फॉर्म में देखेंगे तो क्या होगी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हम क्या करते हैं, एक्सपेक्टेड वैल्यू और कैलकुलेटेड वैल्यू का डिफरेंस निकालते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो हमने वैल्यू है, हमारे पास 376 होती है एक्सपेक्टेड वैल्यू इसकी, और जो एक्सपेरिमेंटली हम वैल्यू निकालते हैं दैट इज 230 आती है, वो 146 किलो जूल फिर से इसका डिफरेंस आ रहा है, और किलो जूल पर मोल, ये आ गई इसकी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यू। ठीक है, तो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के लिए के साथ स्टेबिलिटी कैसे रिलेट करता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन वैल्यू जितनी ज़्यादा बढ़ती है स्टेबिलिटी आपकी उतनी लो हो जाती है। तो मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन रिवर्सली रिलेटेड होता है। ठीक है, रिवर्स प्रोपोर्शनल स्टेबिलिटी के, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन इंक्रीज होगी, स्टेबिलिटी आपके डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका बोन लेंथ। देखो जब आप रेजोनेंस की बात करते हो तो आपकी जो बोन लेंथ होती है मॉलिक्यूल की ओवरऑल हमेशा चेंज हो जाती है। ठीक है, बोन लेंथ, रेजोनेंस हमेशा बोन लेंथ को क्या करता है, चेंज कर देता है। जैसे आपके पास वैसे बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग में क्या है आपके पास, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होता है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होता है ना। हम इनकी बोन लेंथ की बात करें, ये जो बोन लेंथ वैल्यू है कार्बन कार्बन सिंगल की, वैसे जो बोन लेंथ वैल्यू होती है वो सबको याद ही होती है, 154 पिकोमीटर होती है, और डबल बॉन्ड की हमेशा 134 पिकोमीटर होती है। ठीक है, तो अब जो ये वैल्यू है बेंजीन के केस में भी सेम आनी चाहिए, कार्बन कार्बन की या कार्बन डबल बॉन्ड की, लेकिन जो बेंजीन के केस में जो वैल्यू आती है हमेशा 139 पिकोमीटर आती है। इसका मतलब क्या है, कार्बन कार्बन के सिंगल बॉन्ड की वैल्यू 139 पिकोमीटर आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ कि रेजोनेंस होने की वजह से यहाँ पे कोई भी सिंगल बॉन्ड नहीं है, सबके पास पाई करेक्टर हुआ। ठीक है, पाई बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो हम ये वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं बेंजीन के लिए 139 पिकोमीटर, ये इसकी कैसी वैल्यू होती है, इंटरमीडिएट होती है, इन दोनों की इंटरमीडिएट वैल्यू को ही हम कैलकुलेट कर पाते हैं यहाँ से, क्योंकि हमें यही मिलती है यहाँ से। क्यों मिल रही है, क्योंकि जो आपकी बेंजीन रिंग है यहाँ पे कोई सिंगल बॉन्ड नहीं बचता है, सबके पास क्या होता है, पाई करेक्टर। क्यों होता है, फिर से सेम फंडा, क्यों होता है, क्योंकि हमारे पास क्या होता है, जो पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कंजुगेशन में होते हैं। ठीक है, डिलोकलाइज्ड रहते हैं ओवरऑल द मॉलिक्यूल, इसीलिए कहीं भी सिंगल बॉन्ड करेक्टर नहीं आता है, पाई बॉन्ड करेक्टर आता है, इसीलिए हम बेंजीन रिंग को हमेशा ऐसे शो करते हैं। तो रेजोनेंस की वजह से बोन लेंथ भी चेंज हो रही है। ठीक है, और नेक्स्ट हम बोल सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी को भी हम रेजोनेंस से डिफाइन कर सकते हैं। क्यों, अब देखो जो एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं इनकी स्टेबिलिटी रेजोनेंस एनर्जी के साथ डायरेक्टली एसोसिएट करती है, मतलब रेजोनेंस एनर्जी जितनी ज़्यादा होगी उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी एरोमेटिक कंपाउंड की। ठीक है, एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं, प्लेनर क्लोज स्ट्रक्चर होता है जिसमें हक्कल रूल को फॉलो करते हैं। इस पे भी हम वीडियो बनाएंगे तो डीपली पर आप उसमें पढ़ सकते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स का। ठीक है, तो जैसे कुछ एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं जिनकी वैल्यू सबको ही याद होती है, कि जैसे बेंजीन है, इसकी रेजोनेंस एनर्जी, नेफ्थलीन है और एंथ्रासीन, ये क्या है हमारे पास, तीनों ही एरोमेटिक कंपाउंड हैं। और एरोमेटिक कंपाउंड अगर हम इनमें स्टेबिलिटी का मेजर करें या स्टेबिलिटी देखें कि विच वन इज मोर स्टेबल, एंथ्रासीन ज़्यादा स्टेबल होगा या नेफ्थलीन होगा या बेंजीन होगा, तो इनका जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होता है हमेशा ये होता है, बेंजीन हमेशा ज़्यादा स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू नेफ्थलीन एंड एंथ्रासीन। इसकी जो रेजोनेंस एनर्जी है 36 किलो कैलोरी पर मोल
किलो कैलोरी पर मोल होती है, ये 59 किलो कैलोरी पर मोल है, और जो एंथ्रासीन है 71 किलो कैलोरी पर मोल होती है। ठीक है, एनर्जी आपको नेफ्थलीन की ज़्यादा दिखाई दे रही होगी, एंथ्रासीन की उससे भी ज़्यादा, और ऑर्डर मैंने रिवर्स रखा है। क्यों? क्योंकि जो हम ये एनर्जी की बात कर रहे हैं 36, 59, 71 की, हम पर बेंजीन रिंग काउंट करते हैं। ठीक है, बेंजीन के पास एक ही रिंग है, इसकी अकेले की 36 है, इसके पास 2 रिंग है, तो 59 एक रिंग के हिस्से में कितना आएगा? 59/2। 3 रिंग है हमारे पास यहाँ पे एंथ्रासीन में, तो और एनर्जी कितनी है? 71 किलो कैलोरी पर मोल है। तो एक बेंजीन रिंग के लिए जब हम काउंट करेंगे तो ये भी क्या आएगी? डिवाइडेड बाय 3 कर देंगे, वो ज़्यादा लो हो जाएगी। तो क्या कह रहा है कि रेजोनेंस एनर्जी जिसकी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा इन केस ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, राइट। तो ये 3 इफेक्ट्स ऑफ रेजोनेंस थे। अब टाइप्स, जैसे हमने इंडक्टिव इफेक्ट के इंडक्टिव इफेक्ट के इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट के टाइप्स देखे थे, प्लस ई माइनस ई प्लस आई माइनस आई, ऐसे ही रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट, इनके भी टाइप्स होते हैं। आप इनको भी ऐसे ही डिफाइन कर सकते हो, माइनस आर और माइनस एम, एक ही बात है, प्लस आर और प्लस एम। ठीक है, ये रेजोनेंस के टाइप होते हैं। इनको हम डिफाइन करते हैं जो उनके साथ ग्रुप अटैच होते हैं। वो ग्रुप कैसा है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है? विड्रॉइंग ग्रुप क्या करता है? ओवरऑल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को लो कर देता है कंपाउंड पे। कैसे? वो इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करके रखता है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप में कौन से ग्रुप होते हैं? जिनकी नेगेटिविटी ज्यादा होती है, मेनली हम वही लेते हैं। जैसे NO2 एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, NO2 अगर किसी ग्रुप के साथ कंजुगेशन में NO2 आ जाता है तो वो क्या दिखाएगा? हमेशा -R। NO2 में क्या होता है? NO2 में 2 ऑक्सीजन अटैच हैं, ऑक्सीजन की भी नेगेटिविटी ज्यादा है, तो ये क्या करेंगे? ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को नाइट्रोजन से विड्रॉ करा लेंगे। नाइट्रोजन से विड्रॉ कराएंगे, नाइट्रोजन के पास डिफिशियंसी हो जाएगी, नाइट्रोजन क्या करेगा? जो इसके साथ एल्काइल चेन है वहां से इलेक्ट्रॉन्स को विड्रॉ कराएगा। ठीक है, तो हम इस तरह से एक चेन बनती है, तो ये क्या बोलेंगे? इसको -R और -M ग्रुप बोलेंगे। ठीक है, अब देखो, ऐसे ही प्लस आर के लिए इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है। -R का अगर आप एग्जाम्पल देखें तो क्या बनेगा? देखो, आपके पास है कोई भी, जैसे कि ये CH3 CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड OH। ठीक है, एल्डिहाइड ग्रुप है। एल्डिहाइड ग्रुप भी क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये क्या करेगा? जो इसके पास डबल बॉन्ड है, ऑक्सीजन नेगेटिविटी ज्यादा है, ये इसको अटैक करेगा। तो ये जो डबल बॉन्ड है ये कहाँ चला जाएगा? यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जो रेजोनेंस यहाँ पे आ रहा है, कहाँ जा रहा है? जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? ये कैसा रेजोनेंस शो करेगा? यहाँ पे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन दूर चले गए, यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, और ये क्या बन जाएगा? CH डबल बॉन्ड CHO नेगेटिव। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलते हैं? -R और -M भी बोल सकते हो। ठीक है, ऐसे ही अगर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप लगा हुआ है, रिलीजिंग ग्रुप क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करता है। ओवरऑल द मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है रिलीजिंग ग्रुप लगाने से। रिलीजिंग ग्रुप जब भी हम यूज करते हैं तो क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा देता है। तो हम उसे क्या बोलेंगे? +R। जैसे ये अमाइंस हैं, सबके पास लोन पेयर है, यहाँ पे हाइड्रोजन है, इसकी ये तो वैसे भी +I शो करता है, NHR है, +I लगा हुआ है ग्रुप साथ में, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेगा। नाइट्रोजन के पास, इसके पास 2 लगे हुए हैं। ये OH ऑक्सीजन, अब इसका केस हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ये देखो, ऑक्सीजन है, नेगेटिविटी ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होना चाहिए, लेकिन ये कैसे बिहेव कर रहा है यहाँ पे? इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप की तरह। तो क्यों होता है, हम नेक्स्ट वीडियो में इस पर डीपली स्टडी करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? देखो, लोन पेयर है, ये कैसे रेजोनेंस दिखाएगा? ये लोन पेयर कहाँ जाएगा? के पास, और ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा। तो हम इस तरह की रेजोनेंस को, जिसमें रिलीजिंग ग्रुप लगे होते हैं, उनको हम क्या बोलेंगे? +R रेजोनेंस। ये कैसी रेजोनेंस शो कर? +R। ओके, तो आज के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा रेजोनेंस के इफेक्ट्स को पढ़ा।
स्टेबिलिटी रेजोनेंस एनर्जी के साथ कैसे डिफाइन करेंगे, बोन लेंथ वैल्यू पे क्या इफेक्ट आता है, या एरोमेटिक कंपाउंड की कैसे होती है स्टेबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कि रेजोनेटिक स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे अगर किसी भी कंपाउंड में इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इंट्रोड्यूस करा दें तो वो रेजोनेंस बिहेव कैसा होता है, ठीक है, कैसे शो करता है। आज के लिए इतना ही। I hope you enjoy the video and I will wait for your suggestion, guys. Thank you.